morning to all the Sampurna students. Our today's topic is Earth and the Solar System. Chapter number 1, Geography part of Social Science for class 6. Okay. Now let's start reading first. Then I'll explain you. When you look at the sky, जब आप स्काई में देखते हो, जब आप ऊपर आसमान में देखते हो, तो आप क्या देखते हो वहाँ पे? अब आप दिन के टाइम में तो आप देखते हो सन दिख रहा है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता चलता स्काई में. ओनली सन इज विजिबल इन द स्काई. बट नाइट टाइम में आप क्या देखते हो? ड्यूरिंग द नाइट यू सी अ वास्ट स्पेस विद द मून एंड न्यूमरस स्मॉल पॉइंट्स ऑफ लाइट. वो जो आप पॉइंट्स ऑफ लाइट आपको दिखाई देती हैं एक्सेप्ट मून. मून तो आपको दिखता है बट आपको पॉइंट ऑफ लाइट्स भी दिखाई देती हैं. वो पॉइंट्स ऑफ लाइट क्या है? वो एक्चुअली स्टार्स हैं. राइट, इतने दूर होते हैं, दैट्स वाई वो आपको छोटे दिखाई देते हैं. मोस्ट ऑफ दीज अपीयर टू ट्विंकल. बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं. एंड यू कॉल देम एज स्टार्स. उसको आप स्टार बोलते हो. इफ यू लुक केयरफुली, अगर हम बहुत ध्यान से देखें, अगर आप बहुत ध्यान से देखो उसको, यू विल बी एबल टू सी अ फ्यू पॉइंट्स ऑफ लाइट. कुछ जो आप पॉइंट्स ऑफ लाइट देख रहे हो, कुछ पॉइंट्स ऑफ लाइट ऐसे होते हैं जो कि ट्विंकलिंग करते हुए आपको अपीयर नहीं होंगे. तो दीज कुड बी प्लैनेट्स. वो क्या हो सकते हैं? प्लैनेट्स हो सकते हैं. ठीक है. ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज. फ्रॉम द बिगनिंग ऑन, मतलब स्टार्टिंग से हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो आसमान में स्काई में जो कुछ भी चीज़ें दिखाई देती हैं, ऑल द ऑब्जेक्ट्स, जो भी आपको आसमान में चीज़ें दिखाई देती हैं, वो सब हेवनली बॉडीज या सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं. ओके, जैसे सन है, मून है, स्टार, प्लैनेट्स, अर्थ, सब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं. ठीक है. We cannot see many of the other celestial bodies because they are very very far from us. ये जो बाकी celestial bodies होते हैं, जो दूसरे planets कह सकते हैं या बाकी मतलब दूसरी चीज़ें जो होती हैं स्पेस में, जो स्काई में दिखेंगी, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो भी celestial bodies होती हैं, मगर वो इतनी दूर होती हैं that we cannot see. The celestial bodies are spread over a very vast space. Celestial bodies इतनी बड़ी है, बहुत vast space में फैली हुई है वो. This vast space containing all the celestial bodies is called the universe. और ये जो vast space है पूरा, जहाँ पे celestial bodies फैली हुई हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? Universe. Okay. द यूनिवर्स इज सो ह्यूज. यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते उसकी साइज कितनी बड़ी होगी. क्योंकि सोचो उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, सारे प्लैनेट्स, अर्थ, सन, सब कुछ है उसमें. एस्ट्रॉइड, मेटियोर्स, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जो कुछ भी हैं, सब कुछ यूनिवर्स के अंदर है. तो इमेजिन करो यूनिवर्स कितना बड़ा होगा. उसकी साइज हम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू आइडेंटिफाई इट्स साइज. Just think of it in this way. The night sky that you see with all its celestial bodies is just a tiny part of the universe. जो रात में आपको आसमान में चीज़ें दिखाई देती हैं, वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है यूनिवर्स का जो आप देख सकते हो. पूरे जो एंटायर यूनिवर्स है, इफ़ यू वर एबल टू सी द एंटायर यूनिवर्स, अगर आप पूरे एंटायर यूनिवर्स को देखोगे, all the celestial bodies that you see now would together look like a tiny spot of light. You would not be able to see the earth or even the sun. Means आप जब यूनिवर्स को completely as a whole देखोगे, तो उस वक्त आपको जो celestial bodies हैं, सब कुछ all together मिला के एक सिंपल सा point of light लगेगा, spot light लगेगा. सिर्फ छोटी सी लाइट ही आपको फील होगी. ठीक है. पूरे यूनिवर्स को अगर आप as a whole देखते हो, There are different types of celestial bodies in the universe. यूनिवर्स में बहुत सारे celestial bodies हैं. अब हम यहाँ पे कुछ लर्न करेंगे इनके बारे में. Here we will learn about a few of them. ठीक है. कुछ celestial bodies को हम यहाँ पे पढ़ेंगे. We see a large number of celestial bodies shining in the sky. Some of them produce their own light while others, like the moon, reflect the light received from the sun. अब स्टार्स के बारे में अगर हम देखें तो स्टार्स एक सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि अपनी खुद की लाइट से चमकते हैं. वो किसी के हेल्प से नहीं चमकते. एक आपको पता होगा कि सन इज ऑल्सो स्टार, तो वो अपनी लाइट से चमकते हैं. स्टार्स जो भी होते हैं
वो अपनी लाइट से चमकते हैं। बट कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो सन की लाइट लेके चमकती है, दैट इज मून। मून की खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है। सम ऑफ देम प्रोड्यूस देयर ओन लाइट while others like the moon reflect the, अब मून की खुद की रोशनी नहीं होती बट वो सन की लाइट से चमकता है, ठीक है। Stars are celestial bodies which produce their own heat and light. Stars are huge bodies made up of very hot gases. Stars भी बहुत hot gases के बने होते हैं, जैसे कि आपका एक एग्जांपल सन ही देख लीजिए। सन आपको बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि वो स्टार्स के कंपैरिजन में आपके अर्थ के पास है, बट स्टार्स इतने ज़्यादा दूर हैं, सन से भी ज़्यादा दूर हैं, दैट्स वाई स्टार्स जो है हमें छोटे दिखाई देते हैं। और सभी स्टार्स जो होते हैं दे आर फुल ऑफ गैसेस, हॉट गैसेस, ठीक है। दे गिव आउट एनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट। अगर हम सन का ही एग्जांपल देख लें, आवर सन इज एन ऑर्डिनरी मीडियम साइज स्टार। इट लुक्स बिगर दैन द आउटर स्टार्स बिकॉज इट इज क्लोजर टू अस दैन एनी अदर स्टार। ये मैंने अभी बताया आपको, इसीलिए ये सन आपको बड़ा दिखता है, स्टार्स छोटे दिखते हैं। द स्टार नियरेस्ट टू द सन इज प्रोक्सिमा सेंटाउरी। आपके जो नियरेस्ट स्टार है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटाउरी। यू हैव टू लर्न दिस नेम। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द प्रोक्सिमा सेंटाउरी इज, here you may calculate it, 40 trillion kilometers। ये इसकी दूरी है, प्रोक्सिमा सेंटाउरी स्टार की दूरी आपकी अर्थ से कितनी है ये बता रहे हैं यहाँ पे, 40 ट्रिलियन किलोमीटर। नाउ लेट्स स्विच ऑन टू कॉन्स्टेलेशन। व्हाट इज अ कॉन्स्टेलेशन? ऑफ द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई, सम अपीयर टू बी इन ग्रुप्स फॉर्मिंग डेफिनेट पैटर्न्स। बहुत सारे, इतने सारे मिलियंस ऑफ मिलियंस स्टार्स हैं स्काई में, और उसमें से हमें कुछ ऐसे दिखते हैं जो कि ग्रुप फॉर्म किए होते हैं, फॉर्मिंग डेफिनेट पैटर्न, जिनके कुछ पैटर्न वाइज वो होते हैं, ग्रुप ऐसा बनाते हैं कि बिल्कुल कोई पैटर्न बना रहे हो ऐसा लगता है। These groups which can be recognized by the shape they form are called constellations। ठीक है, जो स्टार्स ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स मेकिंग सम पैटर्न और शेप, दे आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। The Great Bear is one of the constellations visible in the northern sky। अगर हम ये देखें, ये स्टार्स का ग्रुप है, इस तरह से ये फॉर्म हुआ है, और इसलिए क्योंकि ये बेयर शेप का बन रहा है इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं इस स्टार को? द ग्रेट बेयर, जो कि नॉर्दर्न स्काई में दिखता है, ठीक है। द ग्रेट बेयर इज वन ऑफ द कॉन्स्टेलेशंस विजिबल इन द नॉर्दर्न स्काई। ये आपका ग्रेट बेयर कॉन्स्टेलेशन है, ओके। द 7 ब्राइटेस्ट stars of this constellation look like a long handled spoon, that is dipper। Here it is। ये 7 आपको दिख रहे हैं स्टार्स के ग्रुप, ये आपका बिग डिपर के फॉर्म में है, ठीक है, मतलब एक स्पून कह सकते हैं, स्पून की तरह है। These 7 stars are called the Big Dipper, इसीलिए इसको बिग डिपर कहा जाता है। The Big Dipper is also called सप्तऋषि in India। इंडिया में इस बिग डिपर को क्या कहते हैं? सप्तऋषि। जो येलो कलर के स्टार्स हैं जो कि स्पून फॉर्मेशन में है, स्पून शेप में है, दे आर कॉल्ड सप्तऋषि, ठीक है, इट मीन्स 7 स्टार्स। देन द 2 stars called pointers, इनमें जो 2 stars हैं वो पॉइंटर्स कहलाते हैं एट द हेड ऑफ द बिग डिपर। मीन्स ये जो 2 stars हैं ये डिपर, बिग डिपर के, ये आपके पॉइंटर कहलाते हैं। किस चीज़ के पॉइंटर? पोल स्टार के। अब भी हम आगे पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। एट द हेड ऑफ द बिग डिपर ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द पोल स्टार। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये किसको पॉइंट कर रहा है? इधर पोल स्टार को। ये डायरेक्शन अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट ले जाएं तो पोल स्टार में दिखता है, ठीक है। इस तरीके से हम पोल स्टार, सप्तऋषि की हेल्प से पोल स्टार फाइंड कर सकते हैं स्टार, मतलब स्काई में। The pole star, which is also known as the North Star or Polaris, is almost directly above the North Pole। ये just above the North Pole है। North Pole अर्थ का यहाँ पर है, जस्ट इमेजिन करिए यहाँ पर North Pole है अर्थ का, ठीक है, और उसी के जस्ट above, उसी के ऊपर ये पोल स्टार है, ओके। नाउ दिस हेल्प्ड नेविगेटर्स, अब इससे नेविगेटर्स को हेल्प मिलती है पता करने के लिए कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा है, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। अगर मैग्नेटिक कंपास लेके जा रहे हैं नेविगेटर्स, यूज कर रहे हैं मैग्नेटिक कंपास, तो उनको नॉर्थ डायरेक्शन
समझने के लिए पोल स्टार की हेल्प इजीली मिल जाती है। नाउ लेट्स स्विच ऑन टू द गैलेक्सी। व्हाट इज गैलेक्सी? We only see a few thousand stars with the unaided eye. कुछ ही स्टार्स, कुछ ही हजार स्टार्स होते हैं जिनको हम किसी के हेल्प के बिना आराम से ऐसी नेकेड आई के थ्रू देख सकते हैं। एक्चुअली देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। और एक्चुअली क्या है कि स्टार्स हमारे यूनिवर्स में मिलियंस एंड मिलियंस के नंबर में हैं। वी कैन नॉट सी मोस्ट ऑफ देम बिकॉज दे आर वेरी फार अवे। और इसलिए हम उसको नहीं देख पाते उन स्टार्स को, क्योंकि वो बहुत 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 ज़्यादा दूर होते हैं। स्टार्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द यूनिवर्स, क्योंकि स्टार्स जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है यूनिवर्स में। मतलब कुछ इधर कुछ उधर इस तरह से है, कुछ ग्रुप में है, कुछ ऐसे ही अकेले। तो दे अकर इन ग्रुप्स, वो ग्रुप में अकर करते हैं, मतलब ग्रुप में होते हैं। मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर फॉर्म अ ग्रुप कॉल्ड गैलेक्सी। और यही मिलियंस ऑफ स्टार्स जो होते हैं अगर एक ग्रुप में है तो दैट मीन्स उसको हम गैलेक्सी बोल सकते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, और ऐसे ही बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में। साइंटिस्ट गिव डिफरेंट नेम्स टू देम। आवर सन बिलोंग्स टू अ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। और ये जो सन भी एक स्टार है, ये कौन सी गैलेक्सी में है? ये मिल्की वे गैलेक्सी में है। इस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है जिसमें सन एग्जिस्ट करता है। ऑन अ क्लियर नाइट, जिस दिन रातें बिल्कुल क्लियर हो, साफ हो, आसमान साफ हो, यू माइट बी एबल टू सी अ फेंट बैंड ऑफ लाइट इन द स्काई। कुछ फेंट बैंड, आपको बिल्कुल धुंधला धुंधला सा एक लाइट का बैंड आपको दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड द मिल्की वे, और आकाशगंगा। इसी को आकाशगंगा या मिल्की वे कहा जाता है। The Milky Way is a band of stars in our galaxy. These stars are so far away from us that they cannot be distinguished individually and hence appear as a whitish band. Our galaxy gets its name from the Milky Way. Okay, now let's switch on to the solar system. Solar system आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। There are 8 planets. There is one sun. All the planets have their orbits and they move in their orbits accordingly like that. आप इस तरह से काफी कुछ पढ़ चुके हो पहले, तो we have to just discuss the same thing here. The Earth and the 7 other planets move around the sun. ये भी हम पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं चीज। Apart from the planets, celestial bodies like dwarf planets, asteroids, comets and meteors move around the sun. Some planets and other celestial bodies have moons or satellites. जैसे हमारे अर्थ का जो प्लैनेट है, हमारा अर्थ जो प्लैनेट है एक, उसके चारों ओर कौन सा सैटेलाइट घूमता है? मून उसका सैटेलाइट है, क्योंकि प्लैनेट्स के चारों ओर जो घूमते हैं वो एक्चुअली सैटेलाइट्स कहलाते हैं या मून्स कहलाते हैं उन प्लैनेट्स के। मूविंग अराउंड देम, मून्स ऑल्सो गो अराउंड द सन। वो अराउंड द सन भी, क्योंकि प्लैनेट मूव कर रहा है, दैट मीन्स उसका सैटेलाइट भी या मून भी उसके साथ मूव आउट करता है। ओके, the sun, the 8 planets, the moons and the other celestial bodies move around the sun, make up the solar system. हमने पहले क्या पढ़ा था? सन और 8 planets होते हैं, वो सोलर सिस्टम में होते हैं। बट उसके संग जो मूवमेंट हो रही है, प्लैनेट्स के संग जो उनके मून्स मूव कर रहे हैं, वो सारे जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, मून्स हैं, वो सब सोलर सिस्टम में इंक्लूड होते हैं और इसलिए उन सबको मिला के सोलर सिस्टम बनता है। वी कैन थिंक ऑफ द सोलर सिस्टम एज द सन्स फैमिली, इसलिए हम सोलर सिस्टम को सन्स फैमिली के नाम से भी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स रीड अबाउट द सन। Actually sun is a star as we know. It is a hot ball of fire. The sun is at the heart of the solar system. मतलब मेन पॉइंट जो है वो सन है सोलर सिस्टम का। Although it is just a medium sized star, it is giant in comparison to the other members of the solar system. Its diameter is about 100 times the Earth's diameter. मतलब सोच लीजिए आप कि जो अर्थ की डायमीटर है, जो अर्थ का डायमीटर है, उससे भी 100 टाइम्स मोर है सन का डायमीटर। ठीक है, एंड इट वेज 300,000 टाइम्स मोर देन द अर्थ। अर्थ से इतना ज़्यादा ये हैवी है, इतने टाइम से हैवी है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से सन कितनी दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर्स। लाइट फ्रॉम द सन टेक्स about 8 minutes to reach us. और जो लाइट निकलती है सन से वो अर्थ तक पहुंचने में एटलीस्ट 8 मिनट्स लगाती है। ठीक है,
The sun is made up of highly compressed hot gases, as we know very well. The sun gives out an enormous amount of heat and light. This makes life possible on Earth. Light from the sun gets reflected from the planets and their moons. This makes it possible for us to see them since they do not produce their own light. अब जो मून्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं, बाकी वो सारे सन की लाइट लेते हैं और वही लाइट जो है अर्थ पे रिफ्लेक्ट होती है और वी कैन सी द मून्स एंड प्लैनेट अदर प्लैनेट्स. ना प्लैनेट्स एंड द मोशंस. अब प्लैनेट्स एंड प्लैनेट्स के मोशंस के बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्योंकि सन है, सन के बाद प्लैनेट्स आते हैं सोलर सिस्टम में. So let's read about it. After the sun, the largest celestial bodies in the solar system are the 8 planets. In order of their distances from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Planets are spherical in shape, as we know very well that planets जो होते हैं वो sphere shape के होते हैं. Apart from its moons, there are no independent bodies near the planet that move around the sun. जो मून्स होते हैं उनके अलावा और कोई इंडिपेंडेंट बॉडीज नहीं होती हैं जो कि सन के चारों ओर घूमती हैं. जैसे मरकरी, विनस, अर्थ एंड मार्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर ह्यूज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स. जुपिटर, द जायंट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा जुपिटर है ना, इज बिग एनफ टू कंटेन ओवर 1300 ग्लोब्स द साइज ऑफ द अर्थ. It is the largest planet while Mercury is the smallest planet. ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये अर्थ जैसा प्लैनेट जो है वैसा ही 1300 अर्थ जो है जुपिटर के अंदर आ सकता है. वो इतना बड़ा है अर्थ से. ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताया जा रहा है यहाँ पे किस तरीके से अर्थ से उसको कंपेयर किया गया है कि अगर हम 1300 अर्थ लें तो वो एक सन जुपिटर के अंदर आ सकता है. ठीक है, और मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट. सम प्लैनेट्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड. कुछ प्लैनेट्स को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है. विनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट. विनस क्या है? ब्राइटेस्ट प्लैनेट है. मार्स लुक्स रेड एंड इज कॉल्ड रेड प्लैनेट. मार्स रेड प्लैनेट क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके अंदर आयरन होता है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट लुक्स रेड, सो इट इज कॉल्ड एज रेड प्लैनेट. विनस क्या कहलाता है? विनस मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहलाता है. इफ यू लुक एट सैटर्न थ्रू अ टेलीस्कोप, अगर हम टेलीस्कोप से सैटर्न को देखते हैं, यू विल सी रिंग्स अराउंड द प्लैनेट. दिस इज द सैटर्न. द रिंग्स आर मेड अप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, रॉक्स एंड आइस. देयर आर रिंग्स अराउंड यूरेनस, जुपिटर एंड नेपच्यून टू, जो कि विजिबल नहीं है. द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स वॉन्डरर. This is a fitting description of the planets because they are constantly in motion. Planets constant motion में होते हैं, permanent चलते रहते हैं, movement रहती है उनके में, इसलिए इनको wanderer कहा जाता है. ठीक है, The planets have two types of motion, revolution and rotation. बचपन में हमने ये भी पढ़ा हुआ है. Revolution क्या है? The movement of the planet around the sun. और rotation क्या है? The motion of the planet on its axis, on the imaginary line on its axis, जो कि imaginary line मानते हैं, वो होता है rotation. So here is the definition of revolution. All planets revolve around the sun in the anti-clockwise direction. मतलब clock तो आपकी ऐसे चलती है, but ये anti-clockwise घूमते हैं. जो planets होते हैं sun के anti-clockwise move करते हैं. Each planet revolves in its own slightly elliptical path called orbit. ये जो आप ये लाइंस देख रहे हैं ये इनकी पाथ है, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं. ओके, देन an ellipse looks like an elongated circle. Since Mercury is the closest planet to the sun, it has the shortest orbit. अब मरकरी सबसे पास है तो सन के चारों ओर घूमने के लिए इसका पाथ भी छोटा होगा, राइट? सो इट टेक्स द लीस्ट टाइम, सबसे कम टाइम लेता है. इट टेक्स 88 days टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. द अर्थ टेक्स अबाउट 365 days and 6 hours, while Neptune, the farthest planet from the sun, takes nearly 165 years to complete one revolution. आप डिफरेंस देखिए अर्थ और नेपच्यून के बीच में
कि अर्थ तो फिर भी नेपच्यून के कंपैरिजन में सन के पास है, दैट्स वाई इसका 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं और नेपच्यून को 165 ईयर्स लग जाते हैं क्योंकि सबसे दूर है और इसका पाथ भी इसका मतलब बड़ा होगा। देन लेट्स रीड अबाउट रोटेशन। Apart from revolving round the sun, each planet spins or rotates about its axis. हर planet अपनी जगह पे भी राउंड राउंड मूव करता है, घूमता है। यहाँ सन के चारों ओर तो घूमता ही है, बट खुद के बीच में खुद में भी ये अपना भी राउंड मतलब कंप्लीट करता रहता है सर्कल। The Earth's axis is the imaginary line joining the North Pole and the South Pole through the center of the Earth. अर्थ में यहाँ पे ये जो अगर हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, ये इसका एक्सिस है जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ द अर्थ से पास होता है। फ्रॉम अबव द नॉर्थ पोल द अर्थ अपीयर्स टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस मीन्स दैट a place on the west side of the earth appears to go towards the east. क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो दैट मीन्स दैट अ प्लेस ऑन द वेस्ट साइड, जो भी वेस्ट साइड की प्लेस है अर्थ की, अपीयर्स टू गो टुवर्ड्स द ईस्ट, इसलिए लगता है कि जो वेस्ट साइड है वो ईस्ट की ओर जा रहा है। ओके, ऑन अ रोड ट्रिप इफ यू गो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक माउंटेन्स सीम टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ दिखता है। सिमिलरली सिंस द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, the sun appears to move from east to west. क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, दैट्स वाई सन हमें क्या लगता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, इसलिए हमें ये लगता है कि ईस्ट से निकल रहा है और वेस्ट की ओर जा रहा है। तो दैट मीन्स ईस्ट टू वेस्ट हमें सन का डायरेक्शन लगता है और अर्थ की रोटेशन किस डायरेक्शन है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। A day on a planet is the time taken by it to complete one rotation. एक दिन जो है जो होता है प्लैनेट का, अर्थ का, वो वन रोटेशन में कंप्लीट होता है, मतलब 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को रोटेट करने में अपने एक्सिस पर। The Earth completes a rotation in about 23 hours and 56 minutes. Jupiter rotates the fastest. Jupiter की स्पीड काफ़ी तेज है रोटेशन की। It takes 9 hours and 55 minutes only to complete rotation. Thus it has the shortest day. इसलिए जुपिटर का डे और नाइट शॉर्टेस्ट होता है। Okay. Venus takes the longest time. A day on Venus is as long as 243 days on Earth. अगर हम अर्थ के 243 डेज लें तब वो विनस का 1 डे कंप्लीट होता है, ठीक है। इसका मतलब इसकी रोटेशन सबसे ज़्यादा धीरे है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। और जुपिटर की रोटेशन करने की स्पीड सबसे तेज़ है क्योंकि वो सिर्फ 9 आवर्स और 55 मिनट्स लेता है। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है, जैसे कि हमने शुरू से ही पढ़ा है कि लाइफ एग्जिस्ट होती है, इसलिए अर्थ एक यूनिक प्लैनेट कहलाता है। और ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। द अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज अ स्फीयर विच इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। पोल्स पे ये थोड़ा थोड़ा फ्लैट होता है। ओके, फ्रॉम अ स्पेसक्राफ्ट द लैंड ऑन अर्थ लुक्स अ मिक्सचर ऑफ ग्रीन एंड ब्राउन। अगर ऊपर से देखें तो ये कैसा दिखता है स्पेसक्राफ्ट से, ग्रीन और ब्राउन कलर का। द ओशंस विच कवर मोर एरिया दैन द लैंड लुक ब्लू। जो ओशियंस पार्ट है वो आपको ब्लू कलर का दिखेगा। द अर्थ इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। This is because the conditions required to support life are found only on Earth. Now let us see what these conditions are. अब इसमें क्या क्या कंडीशंस होती है, मॉडरेट टेम्परेचर है, वाटर इन लिक्विड फॉर्म मिलेगा, फेवरेबल एटमॉस्फेयर है, तो ये सारे ये तीनों पॉइंट्स जो है फेवरेबल हैं यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होने के लिए, ठीक है। The amount of heat a planet receives from the sun depends on its distance from the sun. Neptune is the farthest planet and therefore the coldest. The average temperature on the Neptune is about -225 degrees centigrade. On Mercury and Venus, which are closest to the sun,
द टेम्परेचर गोज अबव 400 डिग्री सेंटीग्रेड। सो सोचिए आप कितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है इन प्लेसेस पर, मतलब यहाँ पे आपको नेपच्यून में कोल्डेस्ट प्लेस मिलेगी और मरकरी वीनस के पास हॉटेस्ट प्लेस मिलेगी। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से ये थर्ड प्लैनेट है, थर्ड नंबर पे है। इट हैज़ एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और अर्थ का टेम्परेचर क्या है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये टेम्परेचर बिल्कुल सुटेबल है प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। वाटर यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है। यू नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच लिक्विड वाटर इज फाउंड। ऑन सम अदर प्लैनेट्स वाटर इज फाउंड ओनली इन फ्रोजन फॉर्म। ठीक है। फेवरेबल एटमोसफियर, यहाँ का एटमोसफियर भी काफ़ी फेवरेबल है हमारे लाइफ एग्जिस्ट होने के लिए। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैसेस। अर्थ जो है किससे सराउंड है, लेयर ऑफ गैसेस से। दिस लेयर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड इट्स एटमोसफियर। Animals need oxygen to breathe. This gas is found in the Earth's atmosphere. Plants need carbon dioxide to make food. This gas is also present in our atmosphere. Apart from these, the Earth's atmosphere has a gas called ozone. अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस भी है। ठीक है। दिस प्रोटेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम सर्टेन हार्मफुल रेज ऑफ द सन। ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस भी है जो कि अर्थ से जो रेज आ रही हैं उससे हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है। मतलब वो ओजोन गैस जो है, ओजोन लेयर जो है गैस, वो जो है रेज जो है हार्मफुल रेज को पहुंचने नहीं देता है। ठीक है। इस वजह से हार्मफुल रेज जो होती है सन की कुछ प्रोहिबिटेड हो जाती हैं ड्यू टू ओजोन। द कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स मेंशन्ड अबव मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ, और इसीलिए लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे। ठीक है। तो दीज आर ऑल द रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। नाउ लेट्स स्विच ऑन टू सैटेलाइट्स। अब हम सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सैटेलाइट्स और मून्स ऑफ प्लैनेट्स आर स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स। जैसे प्लैनेट्स जो है सन के चारों ओर घूमते हैं, उसी तरह से मून्स या सैटेलाइट्स जो है प्लैनेट्स के चारों ओर मूव करते हैं। एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, द सैटेलाइट्स मूव विद देम। और वो जो प्लैनेट्स जब मूव करते हैं सन के चारों ओर, तो वो मून्स जो हैं वो भी साथ साथ ही मूव करते हैं, मतलब रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर भी। एज अ रिजल्ट द सैटेलाइट्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। लाइक प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम द सन। जो मून्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनको भी जो शाइन करते हैं वो सिर्फ सन की लाइट से चमकते हैं। ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट मरकरी एंड विनस हैव सैटेलाइट्स। मरकरी और विनस के कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है, बाकी सारे प्लैनेट्स के हैं। द मून इज द अर्थ सैटेलाइट। जुपिटर हैज द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, दैट इज 62 सैटेलाइट्स हैं जुपिटर प्लैनेट के। द सैटेलाइट्स आर स्मॉलर दैन द प्लैनेट्स। सैटेलाइट्स जो हैं प्लैनेट से छोटे होते हैं। अराउंड विच दे रिवॉल्व। जुपिटर सैटेलाइट्स गैनीमीड, एक जुपिटर का सैटेलाइट है गैनीमीड उसका नाम है, इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा है वो। मून ले लो, चाहे किसी और अदर प्लैनेट्स के भी सैटेलाइट्स को देखो, तो जुपिटर प्लैनेट का जो एक सैटेलाइट है गैनीमीड, वो सबसे बड़ा है पूरे सोलर सिस्टम में। ओके। इट इज इवन लार्जर दैन मरकरी, और वो इवन मरकरी से भी बड़ा है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी है, मरकरी से भी बड़ा सैटेलाइट है गैनीमीड। नाउ द मून। द मून इज द लार्जेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट थिंग इन द स्काई, नाइट स्काई। नाइट स्काई में आपको क्या दिखता है? ओनली मून। सबसे बड़ा क्या दिखता है? मून, जो कि ब्राइटेस्ट दिखता है, जो सन की रोशनी से चमकता है और ब्राइट होता है, वो नाइट स्काई में अच्छे से साफ साफ दिखता है। क्लोजर टू अस, सॉरी, the moon looks so large because it is closer to us than any other celestial bodies. The moon shines because it reflects sunlight. क्यों वो चमकता है? क्योंकि वो सन से लाइट लेता है, रिफ्लेक्ट होती है उसकी लाइट, तो इसलिए हमें वो चमकता हुआ दिखता है। और ये बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पास है अर्थ के। ठीक है। The moon revolves around the sun. Sorry, the moon revolves around the earth once in 27 days and 8 hours. मून कितना टाइम लगाता है रिवॉल्व होने के लिए? अर्थ के 27 days and 8 hours. During this period, it also rotates or spins about its axis once. और मून भी रोटेट करता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया सैटेलाइट्स भी अपनी जगह पे रोटेट करते हैं। This means that its period of rotation and revolution are the same.
और इसका मतलब यही होता है कि ये इसका रोटेशन और रिवोल्यूशन पीरियड दोनों सिमिलर है, मतलब 27 डेज एंड 8 आवर्स। बिकॉज ऑफ दिस वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून, इसीलिए हमको मून का सेम साइड दिखाई देता है क्योंकि इसका रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों सिमिलर है। फिगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द कंप्लीट फिगर ऑफ मूवमेंट ऑफ द मून। ठीक है, हियर इट इज स्टार्टिंग, इट गोज दिस साइड एंड देन हियर एंड देन हियर, लाइक दिस। आपको बिल्कुल सिमिलर ये हर बार दिखाई देता है। ये रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों हो रहा है इसका, ऐसे मूव कर रहा है दैट मीन्स रिवोल्यूशन हो रहा है, और ऐसे मूव कर रहा है दैट मीन्स ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसलिए वो हर तरफ से एक जैसा ही दिखाई देता है। As you can see, this is true that at all the points in the moon's orbit. ठीक है, अब एक बार हम यहाँ पे आपको पढ़ा भी देते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। Let x be a point on the moon facing the earth. x यहाँ पे पॉइंट है जो कि सन की ओर अर्थ की ओर फेस कर रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए से स्टार्ट करें, द मून कंप्लीट्स क्वार्टर ऑफ इट्स रिवोल्यूशन एंड रीचेस बी हियर। ठीक है, बी पे रीच हो रहा है। सिंस इट इज रोटेटिंग एट द सेम रेट एट विच इट इज रिवॉल्विंग, इट हैज ऑल्सो कंप्लीटेड अ क्वार्टर रोटेशन। मीन्स ये अपना क्वार्टर रोटेशन यहाँ तक कंप्लीट करा है। क्वार्टर रिवोल्यूशन हुआ है तो क्वार्टर रोटेशन भी हुआ, मीन्स यहाँ से एक्स इधर शिफ्ट हो गया है, राइट। आफ्टर दैट अगेन जब ये यहाँ पर आता है तो x इस तरफ था, ये क्वार्टर यहाँ शिफ्ट हुआ और ये हाफ हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ आने में ये हाफ हुआ रिवोल्यूशन और ये हाफ हो गया रोटेशन। ठीक है, और यहाँ पे आने पे फिर वापस से यही चीज़ हुई है कि यहाँ पे इतना कवर कर लिया है, ये पोर्शन इतना कवर हो गया है, और फिर वापस जब ये रिटर्न होगा तो दैट मीन्स ये कंप्लीट वन रोटेशन एंड वन रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। ओके, द सन ऑलवेज लाइट्स अप वन साइड ऑफ द मून। दैट मीन्स सन जो है वो सिर्फ वन साइड मून के तरफ रहता है, मतलब उस एक तरफ ही लाइट दे पाता है। बट एज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ वी ओनली सी पार्ट्स ऑफ दिस साइड, इसलिए हम उसका सिर्फ कुछ पार्ट ही देख पाते हैं मून का। These are called phases of the moon. The moon appears as a full disk when we see the whole of the lit up side. This is called full moon or Purnima, just like this one. हम full day पूरा moon देखते हैं full moon day वाले दिन, okay, जो कि हम पूर्णिमा भी कहते हैं उस दिन को। When the part facing us does not receive sunlight, और वो पार्ट जो हमारी ओर है उसको सनलाइट रिसीव नहीं कर पा रहा है तो वो पार्ट हमें नहीं दिखाई देता है, तो दिस इज नोन एज द न्यू मून और अमावस्या। आफ्टर दिस द मून अपीयर्स एज अ क्रेसेंट। द क्रेसेंट ग्रोज लार्जर डे एज डेज पास टिल द फुल मून अपीयर्स। आफ्टर अ न्यू मून इट टेक्स about 15 days for the full moon to appear. Many traditional calendars are based on the movement of the moon like this. ये आपका फुल मून है, ठीक है। यहाँ पे न्यू मून डे है। न्यू मून ये आपका 15 डेज में पूरा होता है। फुल मून डे आया, फिर अगेन 15 डेज आपका आया, फिर ये अमावस्या। इसको हम हिंदी में अमावस्या बोलते हैं। न्यू मून को अमावस्या बोलते हैं और फुल मून को पूर्णिमा बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज देयर इज नो लाइफ ऑन द मून। मून पे कोई भी लाइफ नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती। इट डज नॉट हैव वाटर और एन एटमॉस्फेयर, इसलिए यहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ वाटर भी नहीं है और एटमॉस्फेयर भी नहीं है। ड्यूरिंग द डे द टेम्परेचर ऑन द मून इज अबाउट 100 डिग्रीज। डे टाइम में यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है 100 डिग्रीज, और ये रात के टाइम में बहुत ज़्यादा गिर जाता है टेम्परेचर अप टू -150 डिग्री सेंटीग्रेड। द मून हैज़ मैनी माउंटेन्स एंड प्लेन्स। It also has circular depressions called craters on its surface. Circular depressions हैं, ऐसे झुकाव जो होता है ऐसे करके ये क्रेटर फॉर्म हो रहा है तो इसको हम क्रेटर बोलते हैं डिप्रेशंस को। इसके सरफेस पर है। द मून सरफेस इज कवर्ड विद अ मिक्सचर ऑफ रॉक्स एंड डस्ट। और ये जो मून का सरफेस होता है वो रॉक्स और डस्ट से कवर्ड होता है। मैन हैज ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द मून। ड्यूरिंग द 1960s many spacecrafts were sent to the moon. On 21 July 1969, man's dream of going to the moon came true. On that day, Neil Armstrong became the first man to walk on the moon. Okay.
This name you have to learn, and this is the date on which Neil Armstrong went to the moon. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, अब ये तो नेचुरल सैटेलाइट्स है जिनके बारे में हमने डिस्कस किया. मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, और मैंने यहाँ पे एक और जुपिटर के प्लैनेट को जुपिटर के सैटेलाइट को बताया था, गैनीमीड. ये भी नेचुरल सैटेलाइट है. अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की. An object designed to revolve around the earth or any other heavenly bodies is called an artificial satellite. This is man-made actually. कि हम किसी हेवनली बॉडी के लिए उसको स्टडी करने के लिए हम सैटेलाइट्स फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, और उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं. सैटेलाइट्स आर कैरीड इनटू स्पेस बाय रॉकेट्स. दे हैव मेनी यूजेस. सम रिले टीवी एंड टेलीफोन सिग्नल्स. Others take pictures of clouds, vast areas of land, etc. These pictures have many uses. For example, pictures of cloud formation help in weather forecasting. India's INSAT satellites are used to take such pictures. They are also used for communication and TV broadcasting. तो artificial satellites आपके इस तरह से काम आते हैं. Okay. The artificial satellite INSAT 1B being prepared for launch. ये आपका INSAT 1B है जो कि रॉकेट्स के थ्रू भेजा जाता है स्पेस में. अदर सेलेस्टियल बॉडीज. अब अदर सेलेस्टियल बॉडीज में बहुत सारी ऐसी बॉडीज जैसे मिटियोर्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं. ये सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं अदर दैन द प्लैनेट्स एंड द सन. So let's read about it. Dwarf planets. A dwarf planet is a spherical celestial body that orbits the sun. सन के ऑर्बिट में चलता है ये. It is much smaller than a planet. प्लैनेट से बहुत 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 छोटा होता है. Unlike a planet, a dwarf planet has other sun orbiting bodies other than moons near it. For example, these bodies could be very large rocks. ये bodies जो होती हैं ये बड़ी बड़े rocks भी हो सकते हैं. This is how dwarf planets differ from planets. और इसीलिए dwarf planets जो नेचुरल बड़े बड़े planets हैं उनसे differ करते हैं. Pluto, which was considered a planet from 1930 to 2006. 2006 तक एक last planet था नेपच्यून के बाद प्लूटो, जो कि 2006 में कहा जाता है कि वो उसने सोलर सिस्टम छोड़ दिया, मतलब उसकी ग्रेविटी खत्म हो गई थी सन के साथ. Is now considered a dwarf planet. और इस प्लूटो को अब हम dwarf planet कहते हैं. Ceres and Eris are the other two dwarf planets. Ceres और Eris भी एक other dwarf planets हैं जिनको हम सोलर सिस्टम में काउंट नहीं करते. 8 planets हैं जो बड़े बड़े हैं उनको हम काउंट करते हैं. Asteroids. Thousands of small celestial bodies revolve around the sun between the orbits of Mars and Jupiter. These are called asteroids or minor planets. Many astronomers believe that asteroids are fragments of planet which exploded a long time ago. मतलब कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा भी कहा है, एस्ट्रोनॉमर्स ने, कि एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो प्लैनेट्स के जो टूटे फ्रैगमेंट्स होते हैं उनसे बना हुआ है, जो लॉन्ग टाइम से एक्सप्लोड हुए हैं, और उन्हीं के फ्रैगमेंट्स को हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं. ऐसा कहा गया है, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसा कहा है. ओके. और ये होता किसके बीच में है? ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. नाउ meteoroids. What is meteoroids? Small pieces of rock and dust revolve around the sun. They are called meteoroids. When meteoroids enter the Earth's atmosphere, they start burning. These burning pieces cause a flash of light as they fall. और यही pieces जब गिरते हैं तो ये एक लाइट प्रोड्यूस करते हैं. एंड वी कॉल देम शूटिंग स्टार्स, और उन्हीं को हम शूटिंग स्टार्स कहते हैं. और मीटियोर्स. मोस्ट मीटियोर्स बर्न अप कंप्लीटली व्हाइल फॉलिंग. और कुछ ऐसे मीटियोर्स भी होते हैं जो कि गिरते समय पूरी तरह से बर्न हो जाते हैं. अ मीटियोर दैट सर्वाइव्स इट्स फॉल एंड हिट्स द ग्राउंड इज कॉल्ड अ मीटियोराइट. और यही मीटियोर जब गिरने पर सरवाइव करते हैं और ग्राउंड को टच करते हैं, ग्राउंड पर गिरते हैं, तो उसको हम मीटियोराइट कहते हैं. अ लार्ज मीटियोराइट क्रिएट्स अ क्रेटर, और क्रेटर फॉर्म हो जाता है उस जगह पे क्योंकि वो काफ़ी स्पीड से काफ़ी हैवी फ्लो में आता है वो. और जब वो ग्राउंड पे गिरता है, ज़मीन पर गिरता है, तो वो क्रेटर फॉर्म कर देता है उस जगह पे.
About 50,000 years ago, a meteorite created a huge crater called the Meteor Crater in एरिजोना, यूएसए में एक मीटियोर क्रेटर फॉर्म हुआ था बहुत साल पहले, 50,000 साल पहले हुआ था ये मीटियोराइट जो है, मीटियोर क्रेटर फॉर्म किया था एरिजोना, यूएसए में. नाउ लेट्स रीड अबाउट कॉमेट्स. This is also the celestial bodies. Comets are among the most beautiful sights in the solar system. They revolve around the sun in long elliptical orbits. ये वैसे ही जैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में, उसी तरह कॉमेट्स भी मूव करते हैं. When comets come near the sun, जब कॉमेट्स सन के पास आते हैं, they start to glow. ये ग्लो होना शुरू हो जाते हैं. Comets take years to complete their orbits. और जो कॉमेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईयर्स लेते हैं सन के चारों ओर घूमने के लिए, मतलब अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए. Therefore we see them only after many years. इसीलिए हम ये कॉमेट्स जो है काफ़ी टाइम बाद देख पाते हैं. Our universe is a wonderful place. We know very little about its distant members. Each year scientists discover new facts about the universe which help us understand it better. So this is all about the chapter. Just go through it again. Okay, understand it, read it properly. Okay, thanks for listening. That's all for today.